मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं मित्रों कि बीपीएससी और स्टेट का एग्जाम बहुत जल्द है, इसलिए सभी को जोर शोर से तैयारी करने की जरूरत है। मित्रों, आज की क्लास में मित्रों हम लोग जैसे कैप्चर करेंगे टीजीटी, पीजीटी या जितने भी बच्चे ए स्टेट 2024 के लिए मित्रों जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है मित्रों। और जो व्यक्ति बीपीएससी टीआरई 3.0 को जो म्यूजिक का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए और ज्यादा अति आवश्यक है। अतः इस क्लास में मित्रों हम लोग टीआरई 1 और टीआरई 2 तो टीआरई 2 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी के सभी प्रश्नों को हम लोग मित्रों एक साथ संग्रह कर करके लाए हैं। अतः क्लास को अंतिम समय तक जरूर ज्वाइन करें मित्रों। आज की क्लास में हम लोग 80 एमसीक्यू प्रश्नों का विवरण को हम लोग जानेंगे। इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों मुझे की क्लास लिया जाता है, क्लास प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। तो मित्रों आज का प्रथम प्रश्न है, प्रथम प्रश्न को बारीकी से क्लियर करिए। स्वरों के क्रमिक उच्चारण या वादन को क्या कहते हैं? स्वरों के क्रमिक उच्चारण या वादन को क्या कहते हैं? ए में आपका मित्रों कार्ड है, बी में मेलोडी है, सी में मित्रों स्टाफ है, डी में है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि स्वरों के क्रमिक उच्चारण या वादन को क्या कहते हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि स्वरों के क्रमिक उच्चारण एवं वादन को मित्रों आपको मेलोडी बोलते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पाश्चात्य जगत में वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है? पाश्चात्य जगत में वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है 5, बी में है 4, सी में है 6, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पाश्चात्य जगत में वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको बताते चले मित्रों कि पाश्चात्य जगत में वाद्यों को जो है 6 भाग में बांटा गया है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर। ऐसे मुख्य रूप से संगीत में वाद्य के प्रकार कितने हैं? तो 4 हैं, परंतु पाश्चात्य संगीत के अनुसार मित्रों आपको कितना टिक आउट करना है? 6 है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि बाहर का सम प्राकृतिक राग है। बाहर का सम प्राकृतिक राग है। ए में आपका है, ए में मित्रों हो जाएगा मेघ मल्हार, बी में मित्रों मियाँ का मल्हार और सी में है गौंड मल्हार, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? बच्चों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए कि बाहर का सम प्राकृतिक राग है। तो मित्रों आपको बताते चले कि बाहर का जो सम प्राकृतिक राग है मित्रों इसका आंसर जो आपका हो जाएगा मियाँ मल्हार। क्या हो जाएगा? मियाँ मल्हार। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दे देते हैं वह प्रश्न आपको 100% मित्रों याद हो जाएगा। अतः प्रश्न है जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए में आपका मित्रों जन्य राग है, बी में आश्रय राग है, सी में विवादी राग है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों आपको बताते चलें कि जिन थाटों से राग उत्पन्न होता है उसे आश्रय राग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बच्चों हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक का नाम क्या है? जितने भी प्रश्न हम लाए हैं सभी के सभी टीआरई 2 में, टीआरई 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है कि हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक का नाम क्या है? तो ए में मित्रों उस्ताद अल्लाह रखा खां है, बी में आपका है बिस्मिल्लाह खां, सी में है नाना साहब पानसे, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपका मित्रों ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक का नाम क्या है? तो मित्रों आपको बताते चले कि हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक का नाम है बिस्मिल्लाह खां। क्या नाम है? बिस्मिल्लाह खां। मतलब इस प्रश्न का आंसर मित्रों का आ गया बी। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कमेंट्स में आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? ए में आपका मित्रों प है, बी में आपका म है, सी में मित्रों ग है और डी में आपका नी है और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? तो मित्रों आपको बताते चले कि राग भैरवी का जो वादी स्वर है म है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किन्हीं दो स्वरों को गाने बजाने की क्रिया को क्या कहते हैं?
जिसके बीच में कोई रिक्त स्थान न रहे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं दो स्वरों को गाने बजाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जिनके बीच में कोई रिक्त स्थान न रहे। ए में मित्रों आपको कण है, बी में आपका मिंड है, सी में मित्रों खटका है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा, फटाफट आप कमेंट्स में आंसर इसी तरीका से देते रहिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा उसको मिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिंड। कहने का मतलब मित्रों कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। फिर से ध्यान दें, किन्हीं दो स्वरों को गाने बजाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जिनके बीच में कोई रिक्त स्थान न रहे, तो उसको मिंड बोला जाता है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर को स्पर्श मात्र करने को क्या कहते हैं। जब गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर को स्पर्श मात्र करने को क्या कहते हैं। ए में आपका मित्रों कण है, बी में मित्रों आपका मिंड है, सी में खटका है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा उसको कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कण। कहने का मतलब है कि एप्पल आंसर क्या है, सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। गंभीरता पूर्वक स्वरों के उच्चारण को क्या कहते हैं। गंभीरता पूर्वक स्वरों के उच्चारण को क्या कहते हैं। ए में आपका श्रुति है, बी में वर्ण है, सी में गमक है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि गंभीरता पूर्वक स्वरों के उच्चारण को क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब गमक। क्या हो जाएगा, गमक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि राग बहार किस थाट का राग है। राग बहार किस थाट का राग है। ए में मित्रों आपका काफी है, बी में भैरवी है, सी में कल्याण है, डी में है मित्रों आपको उपयुक्त में से एक से अधिक है, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट आप लोग इसी तरीका से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि कम समय में आपको अधिक तैयारी हो जाएगा। तो राग बहार किस थाट का राग है। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग बहार जो आपका है काफी थाट का राग है। किस थाट का राग है, काफी। कहने का मतलब है कि एप्पल आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न मित्रों, कौन सा राग ऋतुकालीन है। कौन सा राग ऋतुकालीन है। ए में आपका मित्रों असावरी है, बी में आपका बहार है, सी में आपका मित्रों वृंदावनी सारंग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि कौन सा राग ऋतुकालीन है। तो मित्रों आपको बताते चले कि बहार जो आपका है, बहार, ठीक है, बहार जो है से ऋतुकालीन राग है। आप लोग कमेंट्स में इसी तरीका से आंसर दिया कीजिए मित्रों ताकि कम समय में अधिक से अधिक आपका तैयारी हो जाए। फारसी भाषा का शब्द कौन सा है। बताइए फटाफट बताइए एकदम, फारसी भाषा का शब्द कौन सा है। ए में आपका ख्याल है, बी में धमार है, सी में टप्पा है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि फारसी भाषा का शब्द जैसे कौन सा इसमें से है। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए। गलती से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो फारसी भाषा का जो मित्रों आपका शब्द है ख्याल है। क्या है, ख्याल। ख्याल कहने का मतलब है कि एप्पल आंसर आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं। ए में मित्रों आपका 8 है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं। तो मित्रों फटाफट आप लोग इसी तरीका से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो कहरवा ताल में जो मित्रों मात्रा होता है उसकी संख्या 8 है। कितना है, 8। अर्थात कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 8 मात्रा होती है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग शुद्ध छायांनौट किस जाति का राग है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, राग शुद्ध छायांनौट किस जाति का राग है। ए में आपका मित्रों संपूर्ण संपूर्ण, बी में है साडव ऑडव, सी में मित्रों ऑडव संपूर्ण, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि राग शुद्ध छायांनौट किस जाति का राग है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि राग शुद्ध छायांनौट जो है आपका मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब संपूर्ण संपूर्ण का है। किसका है,
संपूर्ण संपूर्ण का। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने के थे? आपको बताते चले कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म जो हुआ था 24 जून 1897 बड़ौदा के गुजरात में हुआ था। ठीक है, परंतु यहाँ पर प्रश्न है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने के थे? मित्रों ए में आगरा घराना, बी में आपका ग्वालियर घराना, सी में मित्रों दिल्ली घराना, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट आप लोग इसी तरीका से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न मित्रों कि एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाले राग क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न मित्रों। एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाले राग को मित्रों क्या कहते हैं? ए में आपको उत्तर राग है, बी में मित्रों पूर्व राग है, सी में आपका अर्ध राग है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ही है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप लोग इसी तरीके से कमेंट्स में दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक थाट से जो दूसरे थाट में प्रवेश करता है उसको ये परमेल प्रवेशक बोला जाता है। ठीक है, परमेल प्रवेशक राग इसमें ऑप्शन में है या नहीं है। इस प्रकार आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई नंबर। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है कौन कौन सा ग्रंथ उत्तरी और दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ माना गया है? कौन कौन सा ग्रंथ उत्तरी और दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ माना गया है? ए में आपका मित्रों संगीत राज, बी में संगीत परिजात, सी में संगीत रत्नाकर, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार देते रहिए ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी हो जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका जो आंसर हो जाएगा संगीत रत्नाकर, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ध्यान दीजिएगा फिर से, कौन सा ग्रंथ उत्तरी और दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ माना गया है? तो संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर के बारे में तो हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के जो लेखक हैं सारंग देव जी हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की जो रचना हुई थी 13वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है मित्रों, और इस प्रकार हम लोग जानेंगे कि संगीत रत्नाकर को जो है से कब लिखा गया था, आपको एक्यूरेट डेट बताना है। अगला प्रश्न मित्रों, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में सर्वप्रथम जो है से राग शब्द का प्रयोग किया गया? ए में आपका संगीत राज, बी में मित्रों संगीत परिजात, सी में विदेशी, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि किस ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मित्रों आपको बताते चले कि विदेशी में जो आपका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। विदेशी में जो है सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया गया मित्रों। अब आपको बताना है कि विदेशी के लेखक कौन है। विदेशी के लेखक कौन है मित्रों, आपको कमेंट्स में बताना है। इसे बता देते हैं कि विदेशी के लेखक मतंग साहब हैं। कौन है? मतंग साहब। अगले प्रश्न को चलेंगे मित्रों हम लोग। किन दो रागों की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है? किन दो रागों की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है? ए में आपका मित्रों भीमपलासी और बागेश्वरी है, सी में मित्रों खमाज और तिलंग है, डी में आपका देश और तिलक कामोद है, सॉरी सी में, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए किन दो रागों की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। तो मित्रों आपको बताते चले, बहुत अच्छा, इसी तरीके से आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपको ये नंबर, मतलब भीमपलासी और राग बागेश्वरी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स पर जरूर दिया कीजिए। गान के कितने प्रकार हैं? बताइए फटाफट मित्रों, आप आंसर दिया कीजिए गान के कितने प्रकार हैं। मित्रों यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो मित्रों इस नंबर पर जैसे संपूर्ण कोर्स आप खरीद सकते हैं म्यूजिक का। ठीक है, गान के कितने प्रकार हैं? ए में आपका मित्रों 2 है, बी में आपका 4 है, सी में है मित्रों आपका 6 और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि गान के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि गान के 2 प्रकार हैं। गान के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। इस प्रकार ए आंसर क्या हो गया, सही होगा। दोनों प्रकार कौन कौन है भी आप जान जाइए, निबंध और अनिबंध। गान के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, निबंध और
अनिबंध। ठीक है मित्रों, इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। सरोद कौन सा वाद्य है? सरोद कौन सा वाद्य है? ए में आपका तत् है, बी में सुशीर है, सी में मित्रों अवनद है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सरोद कौन सा वाद्य है? तो मित्रों आपको बताते चले कि सरोद जो है में तार का प्रयोग होता है, इसमें 7 तार होते हैं और तरबों की संख्या 11 होता है। तो मित्रों बताइए कि सरोद कौन सा वाद्य है? सॉरी, 7 तार यहाँ पर नहीं होगा, सरोद सितार में 7 तार होते हैं। सरोद कौन सा वाद्य है? तो मित्रों सरोद जो है तत्वाद्य के अंतर्गत आता है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? एप्पल। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों कि जाति वर्गीकरण के पश्चात कौन सा वर्गीकरण आया? ए में है मित्रों राग रागनी वर्गीकरण, बी में है मेल राग वर्गीकरण, सी में है ग्राम राग वर्गीकरण, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा? ठीक है, फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए। जाति वर्गीकरण के पश्चात कौन सा राग वर्गीकरण आया? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम राग वर्गीकरण। ग्राम राग वर्गीकरण। इस प्रकार बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि आलाप के ढंग पर ध्यान दीजिएगा कि आलाप के ढंग पर ली गई तान अथवा बोल तान को क्या कहते हैं? ए में आपका ऑप्शन है ग्रह, बी में मित्रों बहलवा और सी में है न्यास और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि आलाप के ढंग पर ली गई तान अथवा बोल तान को क्या कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा बहुत अच्छा, बहलावा कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों राग वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया? राग वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया? ए में आपका मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में मित्रों पंडित विष्णु दिगंबर भारत खंडे साहब और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि राग वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों राग वर्गीकरण जो है आपको पंडित सारंग देव के द्वारा किया गया था। पंडित सारंग देव ऑप्शन में है ये नहीं है। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर। कौन किए थे? सारंग देव। सारंग देव हम लिख दे रहे हैं आपको। ठीक है, राग वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया था? तो पंडित सारंग देव के द्वारा। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए भी थे कि रागों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो सारंग देव किए थे। अगला प्रश्न मित्रों कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो मित्रों ए में आपका है 4, बी में है मित्रों 6, सी में है 7, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है। जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों आपको बताते चले कि दादरा ताल में आपको 6 मात्रा होती है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, दादरा ताल में 6 मात्रा में निबंध है जिसमें 2 विभाग 3-3 मात्राओं का होता है। ताली पहली मात्रा पर और खाली चौथी मात्रा पर होती है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर चलेंगे। मित्रों एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए पेड फॉर पीडीएफ मित्रों जैसा ऑफर चला है, इस नंबर पर आप जैसे हमसे कांटेक्ट करके मित्रों आप पीडीएफ संपूर्ण कोर्स खरीद सकते हैं जिससे कि रिजल्ट आपका निश्चित हो जाएगा। प्रश्न मित्रों के उत्तम वाग्यकार के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं? ए में आपका मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में पंडित विष्णु दिगंबर भारत खंडे साहब, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि उत्तम वाग्यकार के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि क्या आंसर होगा। तो मित्रों बताइए फटाफट, इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ई नंबर, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तम वाग्यकार के गुण किस ग्रंथकार ने बताया है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा पंडित सारंग देव ने। पंडित सारंग देव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में उत्तम वाग्यकर के 28 गुण बताए हैं। कितने गुण बताए हैं? 28 गुण। मतलब आंसर ऐसे क्या हो जाएगा? सारंग देव। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों जो कि अति महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति
गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपनी शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें जोड़ता है वह क्या कहलाता है। ठीक है, ए में आपका गायक है, बी में आपका नायक है, सी में मित्रों गीत है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए, और जो कि अति महत्वपूर्ण है। जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दे देते हैं वो आपको 100% याद हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर जो आपका हो जाएगा गायक। क्या बोलते हैं? गायक कहने का मतलब है कि एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। मित्रों आप जैसे एक साथ इतने सारे बच्चे एक साथ जुड़ते हैं, उसी तरीका से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में भेजा कीजिए, और सभी को बोलिए कि सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे इस चैनल पे क्लास म्यूजिक का चलता है। अतः आप क्लास को प्रतिदिन एक साथ ज्वाइन कीजिए, ताकि आंसर आप लोग को यदि एक साथ यदि जुड़ जाते हो या आंसर एक साथ देने लगते हैं तो सबका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। प्रश्न मित्रों, जिसे संगीत तथा शास्त्र का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? जिसे संगीत तथा शास्त्र का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? ए में मित्रों आपका गायक है, बी में आपका नायक है, सी में गीत है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए। जिसे संगीत तथा शास्त्र का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों उसे नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? नायक। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सत्य है। अगला प्रश्न मित्रों, डमरू कौन सा वाद्य है? आप देखे होंगे शंकर भगवान को। डमरू कौन सा वाद्य है? तत्वाद है, सुशील वाद्य है, अवनद है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर जैसे उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर जरूर दीजिए कि डमरू कौन सा वाद्य है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप इसी तरीका से दिया कीजिए, ताकि कम समय में आपको आंसर याद हो जाए। तो मित्रों बताइए, शंकर भगवान को आप देखे होंगे कि जो महादेव जी बेचारे डमरू हाथ में लेकर बजाते हुए रहते हैं। तो मित्रों वो जो हुआ जो चमड़ी का मढ़ा हुआ रहता है। किसका मढ़ा हुआ रहता है? चमड़े का मित्रों मढ़ा हुआ रहता है। बार बार हम बता रहे हैं कि वैसा वाद्य यंत्र जिसमें चमड़ा से मढ़ा उसको अवनद वाद्य बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना काल किस शताब्दी का है? मतलब राग तरंगिणी की जो रचना हुआ था किस शताब्दी में हुआ था? मित्रों ए में आपका है 16वीं शताब्दी, बी में मित्रों 15वीं शताब्दी, सी में आपका है 17वीं शताब्दी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। राग तरंगिणी ग्रंथ का रचना किस काल की जैसे रचना काल किस शताब्दी का है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि राग तरंगिणी की जो रचना हुआ था, आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। ठीक है, इसी तरीका से मित्रों इसका हो जाएगा 15वीं शताब्दी। कौन शताब्दी में? 15वीं शताब्दी। मित्रों आपको बताते चले कि राग तरंगिणी के जो मित्रों लेखक है लोचन साहब है। कौन है? लोचन साहब। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बच्चों कि आधुनिक थाट वर्गीकरण किस ग्रंथ का है? आधुनिक थाट वर्गीकरण किस ग्रंथ का है? ए में आपका संगीत राज, बी में संगीत परिजात, सी में मित्रों संगीत रत्नाकर होगा, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि आधुनिक थाट वर्गीकरण किस ग्रंथ का है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब है कि संगीत परिजात। बताना आपको कमेंट्स में कि संगीत परिजात के लेखक कौन है। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि संगीत परिजात के लेखक कौन है। तो मित्रों आपको बताते चले कि संगीत परिजात के जो लेखक हैं आपको अबूहल साहब हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। श्री राग का थाट क्या है? श्री राग का थाट क्या है? ए में आपका मित्रों काफी है, बी में आपका पूर्वी है, सी में भैरव है, डी में मित्रों ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि श्री राग का थाट क्या है। तो मित्रों आपको बताते चले कि श्री राग का जो थाट है बहुत अच्छा। इसी तरीका से सभी बच्चे एक साथ जुड़ करके कमेंट्स में आप लोग आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा पूर्वी। क्या हो जाएगा? पूर्वी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। किस गीत को अंत में द्रुत कहरवा ताल में गाते हैं? किस गीत को अंत में द्रुत कहरवा ताल में गाते हैं? ए में आपका मित्रों ख्याल है, बी में धमार है, सी में ठुमरी है, डी में आपका मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों फटाफट आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। किस संगीत को अंत में द्रुत कहरवा ताल में गाते हैं?
तो मित्रों आपको बताते चलें कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, बहुत अच्छा, ठुमरी में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। ठुमरी का जनक किनके द्वारा हुआ था? ठुमरी का जो जन्म हुआ था किनके द्वारा हुआ था? तो मित्रों ए में आपका लखनऊ के नवाबों द्वारा, बी में मित्रों ग्वालियर के नवाबों द्वारा, सी में मित्रों दिल्ली के नवाबों द्वारा, और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि ठुमरी का जन्म जैसे किनके द्वारा हुआ था। तो मित्रों फटाफट आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। बहुत अच्छा मित्रों, तो ठुमरी का जो जन्म हुआ था लखनऊ के नवाबों द्वारा हुआ था। किनके द्वारा? लखनऊ के नवाबों द्वारा हुआ था मित्रों। ठुमरी का जो जनक माना जाता है या आविष्कार माना जाता है, किसने किया था? तो गुलाम नबी सौरी। ठीक है, ठुमरी का जनक कौन है? तो गुलाम नबी सौरी। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, फर्स्ट आपको कमेंट्स में आंसर देना चाहिए कि नहीं। कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? ए में आपका मित्रों लखनऊ तथा बनारस, बी में ग्वालियर तथा दिल्ली, सी में मित्रों आगरा तथा लखनऊ, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों लखनऊ तथा बनारस घराना जो है ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न मित्रों, एक चीज जरूर बोलेंगे कि मित्रों यदि जिंदगी में सफल होना है तो प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए बच्चों। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। पंडित बालकृष्ण बुआ इचलंकर के मुख्य शिष्य कौन थे? ए में आपका विष्णु दिगंबर साहब, बी में है तानसेन, सी में है रविशंकर, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में जो मित्रों आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों, फर्स्ट से कमेंट्स में आंसर आप लोग दिया कीजिए कि बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी के गुरु कौन, सॉरी शिष्य इनमें से कौन थे? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। ठीक है, इस प्रकार बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर चलेंगे। शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? ए में आपका मित्रों तीव्र स्वर, बी में कोमल स्वर, सी में मंद्र स्वर, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फर्स्ट आंसर कि शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? फर्स्ट से मित्रों कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है मित्रों। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई नंबर। अब हम लोग जानेंगे कि शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को विकृति स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकृति स्वर। विकृति स्वर बच्चों ऑप्शन में देवे नहीं किया है, इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न बच्चों कि जौनपुरी किस ठाट का राग है? जौनपुरी किस ठाट का राग है? असावरी का, बिलावल का, तोड़ी का, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि जौनपुरी किस ठाट का राग है? तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि जौनपुरी जो है आपको बच्चों असावरी राग का ठाट है। ठीक है, जौनपुरी किस ठाट का राग है? तो असावरी का। एप्पल आंसर क्या है? सही है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलेंगे। तबला या पखावत संगतकर्ता को गायक के किस ओर बैठना चाहिए? अति महत्वपूर्ण बच्चों। ठीक है, कि तबला पखावत संगतकर्ता को गायक के किस ओर बैठना चाहिए? ए में मित्रों गायक के सामने, जो कि गलत है, बी में मित्रों गायक के पीछे भी गलत है, सी में गायक के दाईं ओर, और डी में है मित्रों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गायक के दाईं ओर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गायन के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं? गायन के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं? ए में आपका स्वर है, बी में आपका सप्तक है, सी में मित्रों स्वारंतर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, और ई में मित्रों है उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि गायन के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं। फर्स्ट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इसी तरीका से यदि आप लोग प्रत्येक प्रश्न का आंसर देते हैं तो आपको कम समय में रिजल्ट हो जाएगा। तो गायन के उपयोगी नाद को क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। मतलब एप्पल आंसर बच्चों का क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों
कि स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं। स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं। ए में आपका आरोह है, बी में अवरोह है, सी में पकड़ है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों फर्स्ट आंसर कि स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को क्या बोलेंगे, आरोह बोलते हैं, और नीचे आने की क्रिया को अवरोह बोला जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, वक्र का अर्थ है। वक्र का अर्थ है, ए में आपका सीधा है, बी में आपका उल्टा है, सी में मित्रों आधा है, और डी में आपका मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, वक्र का अर्थ है। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, वक्र का अर्थ क्या होता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इसमें से आंसर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को क्या कहते हैं। राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को क्या कहते हैं। ए में आपका तान है, बी में संवादी है, सी में आलाप है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में है बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट बच्चों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को क्या कहते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा आलाप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। व्याख्या प्रधान दीजिए, गायक गीत के पूर्व आलाप करते हैं, जिससे गीत में पूर्व विस्तार करने से राग स्पष्ट होता है। ठीक बच्चों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बच्चों कि पखावज वादक स्वामी पागलदास का पूरा नाम क्या है। पखावज वादक स्वामी पागलदास के पूरा नाम क्या है। तो मित्रों ए में आपका हरिदास, बी में है मित्रों रामशंकर दास, सी में है तानसेन, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पखावज वादक स्वामी पागलदास का पूरा नाम क्या है। तो मित्रों स्वामी पागलदास का पूरा नाम है रामशंकर दास, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों कि कहरवा ताल में कितनी ताली होती है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि कहरवा ताल में कितनी ताली होती है। ए में आपका ऑप्शन है 1, बी में 4, सी में 6, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि कहरवा ताल में कितनी ताली होती है। तो बच्चों आपको बताते चले कि कहरवा ताल में जो से एक ताली होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में नाम है। मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में नाम है। ए में आपका रेस्ट है, बी में असलर है, सी में मित्रों पांज है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आप कमेंट से फटाफट आंसर दिया कीजिए कि मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में नाम है। तो मित्रों इसको असलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असलर, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि तानपुरा का तुम्बा किससे बना होता है। तानपुरा का तुम्बा किससे बना होता है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है लकड़ी का, बी में मित्रों कद्दू होगा, क्या होगा, कद्दू, गलती लिखा गया है, बी में कद्दू होगा, सी में मित्रों जायफल होगा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कद्दू, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सप्ताध्याय किसे कहा जाता है। बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको देना जरूरी है कि नहीं, बताइए। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में उतना आंसर देना जरूरी है जितना कि आपके लिए सांस लेना जरूरी है। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि सप्ताध्याय किसे कहा जाता है। तो ए में मित्रों विदेशी को, बी में मित्रों संगीत रत्नाकर को, सी में आपका मित्रों नाट्य शास्त्र को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों बताइए सप्ताध्याय किसे कहा जाता है। तो नाट्य शास्त्र को सप्ताध्याय कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 अध्याय का वर्णन किया गया है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग 50 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। ए में आपका संगीत परिजात, बी में है संगीत रत्नाकर, सी में है नाट्य शास्त्र, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए
कि अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो बच्चों आपको बताते चले कि अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है संगीत परिजात। संगीत परिजात के लेखक कौन है? तो अहोबल साहब। अगला प्रश्न बच्चों कि ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं? ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं? ए में आपका सम है, बी में आपका ग्रह है, सी में मित्रों अतीत है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे सम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सम। मतलब ए पर आंसर क्या है? सही बच्चों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पखावज के कितने वर्ण होते हैं? बताइए, फट से कमेंट में आंसर दिया कीजिए कि पखावज के कितने वर्ण होते हैं। ए में आपका मित्रों 15 है, बी में 16 है, बी में 18 है, सी में 16 है, डी में बच्चों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पखावज के कितने वर्ण होते हैं? तो मित्रों आपको बताते चलें कि पखावज के कुल 16 वर्ण होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न बच्चों, सोल्फा स्वरलिपि पद्धति में सा को क्या कहते हैं? सोल्फा स्वरलिपि पद्धति में सा को क्या कहते हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है रे, बी में मित्रों है आपको डो, सी में है आपको मी और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि सोल्फा स्वरलिपि पद्धति में सा को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डो। डो कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? सत्य है। बच्चों इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर जरूर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। शुद्ध जातियां कितनी हैं? बताइए फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि शुद्ध जातियां कितनी है। ए में आपका 7 है, बी में 12 है, सी में मित्रों 18 है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों ऐसे माना गया कुल जाति की संख्या 18 माना गया, परंतु शुद्ध जाति कितना है? 7 ही है। मतलब ए पर आंसर मित्रों आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जाति के अंत में प्रयोग होने वाला स्वर है। जाति के अंत में प्रयोग होने वाला स्वर है। तो अंत में मित्रों ए में है अंश स्वर, बी में मित्रों ग्रह स्वर, सी में है न्यास स्वर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि जाति के अंत में प्रयोग होने वाले स्वर है को मित्रों अंत में जो प्रयोग होता है उसको न्यास स्वर बोला जाता है और जो स्टार्टिंग में प्रयोग होता है उसको अंश स्वर बोला जाता है। ठीक है बच्चों। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पर चलेंगे। पंडित श्रीनिवास द्वारा बीना के तार पर मध्य षड्ज की लंबाई क्या होगी? ए में मित्रों आपका 24 इंच है, बी में आपका मित्रों 18 इंच, सी में मित्रों 27 इंच, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से बताइए कमेंट्स में आंसर क्या होगा कि पंडित श्रीनिवास द्वारा, ठीक है, पंडित श्रीनिवास द्वारा बीना के तार पर मध्य षड्ज की लंबाई क्या होगी? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब ई आंसर मित्रों इसका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है ताल किसे कहते हैं? बताइए फर्स्ट आंसर आपको देना चाहिए कि नहीं कि ताल किसे कहते हैं। ए में आपका मित्रों स्वर, वर्ण और राग को, बी में बच्चों आपका ऑप्शन श्रुति, स्वर और व्यवस्था को, डी में मित्रों गायन, वादन और नृत्य की प्रक्रिया नापने को और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि ताल किसे कहते हैं? गायन, वादन और नृत्य की नापने की क्रिया को मित्रों हम क्या बोलते हैं? ताल बोलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों जो कि अति महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल के विद्वानों के अनुसार सा कौन सी श्रुति पा होता है? ठीक है, हालांकि यहाँ पर होना चाहिए कि कौन सी श्रुति पर होता है। तो ए में आपका मित्र हो जाएगा 5वीं पर, सी में पहली पर, बी में पहली पर, सी में चौथी पर, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि प्राचीन काल के विद्वानों के अनुसार सा कौन सी श्रुति पर है? तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का जो आंसर आपको हो जाएगा चौथी श्रुति पर। मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका क्या है? सही है।
इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बच्चों, पंडित सारंग देव ने कितने ग्राम राग माने हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्नों कि पंडित सारंग देव ने कितने ग्राम राग माने हैं? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 30, बी में है 20, सी में 18, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित सारंग देव ने कितने ग्राम राग माने हैं। तो मित्रों इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में फटाफट आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप लोग इसी तरीका से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि कम समय में आपका आंसर याद हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ये कहने का मतलब है कि 30। पंडित सारंग देव ने कितने ग्राम राग माने हैं? तो 30 माने हैं। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि उत्तर भारतीय संगीत के कोमल रे के अनुसार दक्षिण संगीत में कौन सा स्वर है? ए में आपका मित्रों कोमल ग हो जाएगा, बी में आपका मित्रों शुद्ध ग हो जाएगा, ठीक है, और सी में मित्रों शुद्ध रे हो जाएगा, और डी में बच्चों आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट बच्चों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि उत्तर भारतीय संगीत के कोमल रे के अनुसार दक्षिण संगीत में कौन सा स्वर है? तो मित्रों आंसर हो जाएगा शुद्ध रे, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि समता प्रसाद का उपनाम क्या है? बताइए, बहुत बार मित्रों हम बता चुके हैं कि समता प्रसाद का उपनाम क्या है। मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए कि समता प्रसाद का उपनाम क्या है। तो मित्रों ए में आपका दिल रंग, बी में है सेवकक, सी में मित्रों शोक रंग, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि समता प्रसाद का उपनाम क्या है? तो मित्रों आपको बताते चले कि समता प्रसाद का उपनाम इनमें से कोई है या नहीं है। ये क्लासी मित्रों हम लिए हैं जिसमें सभी संगीतज्ञों का या वादकों का उपनाम बता दिए हैं। आप वहां से क्लास ज्वाइन करके इसका आंसर कमेंट्स में आप जरूर दीजिए कि समता प्रसाद का उपनाम क्या है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिलहाल में बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक विद्वानों के अनुसार कोमल ध किस श्रुति पर है? आधुनिक विद्वानों के अनुसार कोमल ध किस श्रुति पर है? मित्रों आपको बताते चले कि कुल श्रुति की संख्या कितनी है? 22 है। तो बताइए आधुनिक विद्वानों के अनुसार कोमल ध किस श्रुति पर है? ए में आपका 20 है, बी में 18 है, सी में मित्रों 16 है, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि आधुनिक विद्वानों के अनुसार कोमल ध किस श्रुति पर है? तो मित्रों 18वीं श्रुति पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है? ए में आपका मित्रों गायन है, बी में है मित्रों नृत्य, सी में है वादन, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में हो जाएगा मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में तुरंत देना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला प्रश्न बच्चों, विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जन्म कब हुआ था? बताइए, इसका आंसर आपको देना जरूरी है कि नहीं। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जन्म कब हुआ था? ए में आपका 10 अगस्त 1860, बी में 12 अगस्त 1960, सी में मित्रों 13 अगस्त 1660, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चों फट से आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि क्या आंसर होगा। ठीक है, सभी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। इसी तरीका से मित्रों आप लोग प्रश्न का आंसर देते रहे ताकि सभी प्रश्न का आंसर आपको याद होता जाएगा। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 1860। 10 अगस्त 1860 में जैसे पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जन्म हुआ था। इस प्रकार बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बच्चों, इनमें से एक विषम मात्रा की ताल है। इनमें से एक विषम मात्रा की ताल है। ए में आपका मित्रों दादरा है, बी में 3 ताल है, सी में मित्रों रूपक है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि इनमें से एक विषम मात्रा की ताल है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर सी बच्चों क्या है? सही है।
मित्रों अगला प्रश्न है कि मतंग ने विदेशी में कितने प्रबंधों का वर्णन किया है। मतंग ने विदेशी में कितने प्रबंधों का वर्णन किया है। ए में आपका मित्रों 49 है, बी में 75 है, सी में 15 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि मतंग ने विदेशी में कितने प्रबंधों का वर्णन किया है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इसका आंसर हो जाएगा 49, मतलब एप्पल। ठीक है, मतंग ने विदेशी में कितने प्रबंधों का वर्णन किया है मित्रों, तो आंसर क्या हो जाएगा 49, मतलब 49। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बच्चों, प्राचीन प्रबंधन के कितने अंग हैं बताइए। इस प्रश्न का आंसर आपको देना चाहिए 100% एकदम। प्राचीन प्रबंधन के कितने अंग है। ए में मित्रों 5 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि प्राचीन प्रबंधन के कितने अंग हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि प्राचीन प्रबंधन के कुल 6 अंग है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि पंडित भारत खंडे जी LLB किस सन में किए थे। पंडित भारत खंडे जी LLB किस सन में की थे। ए में मित्रों 1880, बी में मित्रों 1883, डी में 1891, ई में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि पंडित भारत खंडे जी ने LLB किस सन में की थी। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ई। आपको कमेंट्स में बताना मित्रों कि भारत खंडे जी ने LLB कब किए थे। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बच्चों, संधि प्रकाश राग किस समय गाए बजाए जाते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, संधि प्रकाश राग किस समय गाए बजाए जाते हैं। ए में मित्रों प्रातः काल, ठीक है, 4 से 7 बजे तक, बी में आपका सायंकाल 4 से 7 बजे तक, सी में मित्रों प्रातः काल तथा सायंकाल 4 से 7 बजे तक, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि संधि प्रकाश राग किस समय गाए बजाए जाते हैं। तो प्रातः काल 4 से 7, सायंकाल 4 से 7, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न बच्चों कि संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं। संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं। तो मित्रों ए में आपका 100 है, बी में 122 है, सी में 132 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और सी ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं। संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि संगीत परिजात के लेखक अहोबल साहब हैं और इसमें कुल 122 रागों का वर्णन किया गया है। ठीक बच्चों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पूर्वांग के स्वर होते हैं, पूर्वांग के स्वर होते हैं। ए में आपका मित्रों षडज से पंचम तक र माने और बी में मित्रों पंचम से तार षडज तक, सी में मित्रों ऋषभ से धैवत तक, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि पूर्वांग के स्वर होते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए कि पूर्वांग के स्वर होते हैं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा षडज से पंचम तक, षडज से पंचम तक र माने, मतलब ये आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न बच्चों, जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे क्या कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे क्या कहते हैं। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए। ठीक बच्चों, तो ए में आपका ऑप्शन है शुद्ध राग, बी में है जन्य राग, सी में मित्रों आश्रय राग, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों उसको हम लोग आश्रय राग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। क्या बोला जाता है, आश्रय राग। अगला प्रश्न बच्चों, राग संक्रा के आरोह में कौन से स्वर का वक्र प्रयोग होता है। राग संक्रा के आरोह में कौन से स्वर का वक्र प्रयोग होता है। ए में आपका ध है, बी में नी है, सी में प है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं।
बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि राग संकरा के आरोह में कौन सा स्वर का वक्र प्रयोग होता है। तो बच्चों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब ध। ठीक बच्चों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि रात्रि का प्रथम प्रहर का राग कौन सा है। कुल प्रहर की संख्या कितनी है, 8 है। यहाँ पर प्रश्न मित्रों कि रात्रि का प्रथम प्रहर का राग कौन सा है। ए में आपका मित्रों छाया नौट है, बी में बिलावल है, सी में आपका भैरव है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको एप्पल, मतलब छाया नौट है। रात्रि का प्रथम प्रहर का राग कौन सा है, तो मित्रों क्या हो जाएगा छाया नौट। एप्पल आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वर की संख्या का जिससे बोध होता है उसे क्या कहते हैं। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या का जिससे बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ए में मित्रों आपका तान है, बी में आलाप है, सी में जाति है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों फट से कमेंट्स में क्या आंसर होगा, क्योंकि आज का यह अंतिम प्रश्न है। ठीक है, राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या का जिससे बोध होता है उसे मित्रों जाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाति बोला जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों, सही है। थोड़ा सा इसके व्याख्या पर आप लोग ध्यान दे दीजिए। किसी भी राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए जाति से राग में जैसे किए जाने वाले संख्या का बोध होता है। इस प्रकार बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि आप पहली बार चैनल पर मित्रों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। और मित्रों प्रत्येक क्लास आपके एग्जाम के मद्देनजर बनाए जाते, अतः चैनल को वीडियो को लाइक मित्रों जरूर करें। मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर भेज दें, ताकि जितने भी आपके सगे संबंधित मित्र हैं उस सभी लोग एक साथ सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास को ज्वाइन कर सकें। मित्रों सभी बच्चे एक साथ मिलकर कमेंट दिए, कमेंट में आप लोग आंसर दिए, इसके लिए सभी को धन्यवाद। सभी का रिजल्ट होने के 100% उम्मीद बनता है बच्चों। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको हम जैसे 100% सटीक आंसर आपको देते चलें। मित्रों एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए मित्रों आप पीडीएफ जरूर खरीद लीजिए, ताकि कम समय में मित्रों आपको अधिक से अधिक तैयारी हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।